क्या कहते हैं उसको, हम उसका कहते हैं वेव फंक्शन। और यहाँ पे हमारे पास अगली जो बात है दैट इज द हाइड्रोजन लाइक एटम। 1 सेकेंड प्लीज। हाइड्रोजन लाइक एटम, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन लाइक एटम की बात है उससे हमारा क्या मतलब है? हाइड्रोजन लाइक एटम मीन्स दैट वी आर हैविंग द एटम दैट कंटेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक तो हाइड्रोजन इटसेल्फ है, लेकिन अगर हमारे पास आगे भी कोई एटम्स है लाइक लिथियम है, हमारे पास बेरिलियम है, तो वो उनको भी एक इलेक्ट्रॉन उनका किया जा सकता है। कैसे? कि अगर हम उनके आयंस बना दें, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको रिमूव कर दिया जाए, देन दे विल आल्सो एक्ट एज हाइड्रोजन लाइक एटम। तो हम अपने जो इस आज का जो हमारी डिस्कशन है उसमें हम ये देखेंगे कि जो हाइड्रोजन लाइक एटम है उनमें जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो कहाँ कहाँ पाया जा सकता है, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने कंटेंट्स हैं, इसमें हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखेंगे। ठीक है, इसकी डेरिवेशन है, सिंपल सी डेरिवेशन है, मुश्किल नहीं है। अब कोशिश करेंगे कि इसको आसानी से समझ लें। उसके बाद श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट देखेंगे, एंड देन वी टॉक अबाउट द डिफरेंट क्वांटम नंबर्स, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, azimuthal क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। इनमें ये जो फर्स्ट थ्री हैं, प्रिंसिपल, एजिमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये जो तीनों क्वांटम नंबर हैं, ये जो ड्राइव हुए हैं वो कहाँ से हुए थे? वो बेसिकली ड्राइव हुए हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से। ठीक है, तो हम उसको देखेंगे। चूंकि हमारा ये कोर्स अब एमसीक्यूज बेस्ड है, तो इसलिए ज्यादा मैंने फोकस डेरिवेशन पे नहीं रखा, सिर्फ हम उनके फाइनल एक्सप्रेशन को टच कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको अंडरस्टैंड मैम ये करें। मिड में भी आना है सारा? सबसे पहले जाहिर है, सबसे पहले है हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। हाउ यू डिफाइन द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन? So it is a differential equation which relates the energy of electron with the wavelength and the movement. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमें क्या रिलेशन बताती है? किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में, किसके साथ? उसकी वेवलेंथ एंड मूवमेंट के साथ। अब आप ये देखें, सबसे पहले हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था ड्यूल नेचर ऑफ मैटर का, उसमें हमें ये पता चल गया, हमने जो एक्सपेरिमेंट डेविसन का देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन है दे कैन आल्सो बिहेव लाइक अ वेव। वहां पे फिर ये हमें पता चला था कि जो एक इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के अंदर पाया जाता है, इट्स नॉट ओनली एक्ट एज इलेक्ट्रॉन, रादर इट एक्ट एज अ वेव। और वो वेव कौन सी थी? वो हम लोगों ने जो पहले भी डिस्कशन की थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, हमने जिक्र किया था स्टैंडिंग वेव्स का। तो यहाँ पे जो श्रोडिंगर है उन्होंने ये ज्यूम किया था कि एक आपके पास न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज का, उसके गिर्द जो एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, दैट इज आल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल एज वेल एज वेव। और वो वेव कौन सी है? वो वेव है हमारे पास स्टैंडिंग वेव। ठीक है, तो उसको उसने ज़हन में रखते हुए ये इक्वेशन ड्राइव की थी। अगर इस इक्वेशन को देखें, इट इज फॉर 1 डिमेंशन। हमें कैसे पता चला ये इक्वेशन 1 डिमेंशन है? आप ये देखें कि हमारे पास डी एक्स स्क्वायर और ये हमारे पास साई है, और डी एक्स स्क्वायर, ये जो एक्स है ये इसकी डायमेंशन को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये उसकी डायमेंशन को प्रेजेंट कर रहा है, यानी कि उसकी पोजीशन को। आगे ये हमारे पास कांस्टेंट है, एम हमारे पास मैस है, एच प्लांक्स कांस्टेंट है, साई वेव फंक्शन है, ई माइनस वी हमारे पास क्या है? ई हमारे पास टोटल एनर्जी है, वी हमारे पास उसकी इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी है। और अगर आप टोटल में से पोटेंशियल को माइनस करें तो हम उसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। और एक्स आपको पहले भी बताया है कि ये क्या है? ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 डायरेक्शन है। ठीक है, तो अगर आपको मैं कहूं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 3 डायमेंशन में लिखो, तो आप लिख सकते हो। आप सिर्फ क्या करोगे कि डी एक्स स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर है, आप क्या करोगे? आप इसके साथ ऐड कर सकते हो। क्या ऐड कर सकते हो? आप इसके साथ डी वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपका दूसरा डायमेंशन बन जाएगा, ऊपर वाली टर्म सेम रहेगी।
इसी तरह हम इसको अगर डी जी के लिए लिख दें वैसे भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो फिर ये क्या होगा, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इन टर्म ऑफ 3 डायमेंशन। ये हमारे पास 3 डायमेंशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बन गई है। एक हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, एक हमारे पास जी एक्सिस है। तो ये इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है। तो अगर आपको एक्सप्रेशन पूछा जाए तो आपने सिर्फ इक्वेशन को माइंड में रखना है कि ये क्या है और इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन क्या है। अब हमारे पास एक्स वाई जी क्या है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो बाकी एक्सप्रेशन है वेव फंक्शन एंड एनर्जीज। नेक्स्ट इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। इस डायग्राम को जरा आपने देखना है, आपने कंसीडर करना है कि दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है। ये एक न्यूक्लियस है जिसके गिर्द एक इलेक्ट्रॉन जो सा है वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। सपोज करें कि किसी लम्हे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन यहाँ पे है, ये जो मैंने रेड डॉट लगाया है, ठीक है। अब हमारे क्वांटम केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हमें ये पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल के साथ साथ वेव लाइक नेचर भी शो करता है। तो क्या हुआ, एट द सेम टाइम हमने वहां पे एक स्टैंडिंग वेव जो सी है वो भी ड्रॉ की है। क्यों, क्योंकि ये ज़हन में कॉन्सेप्ट रखते हुए कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बिहेव करते हैं एज वेल एज वेव लाइक स्ट्रक्चर, वेव लाइक नेचर। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे ये टेंजेंट खींच के इसकी पोजीशन को डिनेट कर दिया है और अब ये इलेक्ट्रॉन ये यहाँ को मूव करेगा। ये जो एक ये एरो है, ठीक है, इसने क्या करना है, इसने रोटेट करना है, गोल राउंड मूव करता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व भी करते हैं, ठीक है। अब जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, ठीक है, वो उसका क्या है, वो उसकी प्रोबेबिलिटी है किस चीज की, उसकी फाइंडिंग की, जिसको हम किससे डोनेट करते हैं, वेव फंक्शन से, जिसको हम साई से डोनेट कर रहे हैं। हमने पहले ये बात पिछले लेक्चर में देखी थी कि वेव फंक्शन क्या है, इसको डोनेट किससे करते हैं, साई से डोनेट करते हैं। और वो क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के किसी जगह पाए जाने की जो चांसेस हैं, इस करंट सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाया जा रहा है। तो यहाँ से जब हमने एक टेंजेंट रखे तो हमने क्या कि इसकी वैल्यू क्या है, ये हमारे पास साई है। अगर इसी को हम लोग वेव के साथ कंपेयर करें तो देखें कहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा इस वेव में, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इस पॉइंट से अगर हम उसके नीचे सेंटर के साथ उसका डिस्टेंस मेजर करें जहां इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट है, जहां पे न्यूक्लियस है, उसको हम क्या कह देंगे, साई, एंड दिस साई इज द वेव फंक्शन। यहाँ पे ये जो अब हम लोगों ने एक टेंजेंट खींचा है, देन वी ड्रॉ जो परपेंडिकुलर, तो हमारे पास एक एंगल बन गया, ठीक है, न्यूक्लियस के साथ। उस एंगल को हमने नाम दे दिया थीटा, जिसमें जिसके जो इक्वल है किसके, ओमेगा बाई टी। ओमेगा क्या है हमारे पास, दिस वन ओमेगा, ये हमारे पास उस किसी भी इलेक्ट्रॉन की एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी जो उसको राउंड में सर्कल में मूव करने की जो उसकी स्पीड है, दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी। और टी क्या है, टी हमारे पास टाइम है। तो जो थीटा है जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके इक्वल है, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। अब आप फर्ज करो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके किसी अगले लम्हे यहाँ चला गया है, फर्ज करो, और अगर मैं यहाँ से टेंजेंट खींचूं कुछ इस तरह, तो क्या होगा, थीटा की वैल्यू बदल जाएगी। इसीलिए ये जो एंगल ड्रॉ किया है ये किस पे डिपेंड किया है, ये एंगुलर वेलोसिटी और हमारे पास टाइम पे डिपेंड किया है। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, जो एक इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर राउंड में मूव करने की जो उसकी स्पीड है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, एंड टी इज द टाइम टेकन। सो हमारे पास जो P है, वो जो ये जो पॉइंट P है ये किसके इक्वल है, P, यहाँ पे जो हमारे पास P C, और आपने कंसिडर करना है PB को। ये एक ट्राइंगल हमारे पास जनरेट हुई है, ठीक है। इस ट्राइंगल में ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एंगल बना है। अगर मैं यहाँ से इस वाले करंट सिचुएशन में PB, यहाँ पे P लिखा है, इसको हम अगर अकॉर्डिंग लिखें ट्राइंगल पे, तो ये वाला जो है इसको हम क्या कहेंगे, PB, और ये किसके इक्वल है, सॉरी यहाँ पे PC है, एंड नीचे वाला जोन सा है वो है PB।
पी बी हमारे पास किसके इक्वल है, उसको हमने कंसीडर किया है कि वो हमारे पास एच के इक्वल है। ये जो ट्राइंगल बनी है हमारे पास क्या है, पी बी सी, ये एक हमारे पास ट्राइंगल बनी है। इसके अंदर हमारे पास जो ए कंपोनेंट है वो है पी सी, और एक कंपोनेंट जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं वो क्या है, पी बी। अगर हम इस डायग्राम को फोकस करें तो हमारे पास पी सी की भी वैल्यू आई है, जो क्या है उसका वेव फंक्शन। इसको हम किसके इक्वल कर देते हैं, वेव फंक्शन के। और जो पी बी है वो भी, उसको भी हमने एक नाम दिया है, किसका, ए का। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है एम्पलीट्यूड, ठीक है, इन टर्म ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किसका होता है, वेव्स का होता है। तो यहां से यहां जो है ये इसका क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का एम्पलीट्यूड है। तो अकॉर्डिंग टू मैथ रूल जब हमने इनको डिवाइड किया इसकी वैल्यू पे, तो ये एंगल किसके इक्वल आना है, ये एंगल आना है साइन थीटा के। ये जो वैल्यू है इस एंगल की, यानी कि ये जो हमारे पास यहाँ पे जो ये जो है हमारे पास जो एक राइट ट्राइंगल बनी है, ठीक है, इसमें अगर हम पी सी पी बी की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो अकॉर्डिंग टू मैथ रूल ये हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा, ये इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को हम लोग लेके चले हैं कि साइन ए ये कैसे आया है, ये जो हमारे पास पी सी की वैल्यू थी इसकी जगह हमने साइन लिख दिया है, वेव फंक्शन। और इस ट्राइंगल में जो हमारे पास पी बी की वैल्यू है उसको हम ए एम्पलीट्यूड से रिप्रेजेंट कर रहे थे, हमने सिर्फ पुट किया है। तो फिर जो एंगल बना इस ट्राइंगल में वो क्या हुआ था, वो हमारे पास साइन थीटा है। इस इक्वेशन को फर्दर रीअरेंज करके जो हमने वेव फंक्शन की वैल्यू को आगे सेपरेट आउट कर लिया है, दैट इज साई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ये जो ए है ये जाके मल्टीप्लाई हो गया है साइन थीटा के साथ। अब थीटा की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, इट्स द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इनटू टी। सो हमने सिंपली थीटा की वैल्यू पुट कर दिया है, तो इक्वेशन क्या बनी कि वेव फंक्शन इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब इसमें ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, दैट इज द 2 पाई वी, वेयर वी क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा की जगह क्या किया है नेक्स्ट इक्वेशन में, सिर्फ 2 पाई वी जो वैल्यू है वो ऐड कर दी है। जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें यहाँ पे ओमेगा लिखा हुआ है, सिर्फ सिंपली वहां पे क्या किया है, वैल्यू पुट कर दी है। अब हमने क्या किया है, हमारे पास v क्या है, v हमारे पास यहाँ पे जो है वेलोसिटी है, एंड वेलोसिटी और टाइम का जो हमारे पास एक रिलेशन होता है वो क्या होता है, हमें पता है कि हमारे पास जो वेलोसिटी v है वो किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है वेवलेंथ लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास एक क्वांटम केमिस्ट्री का रिलेशन है, ठीक है। अब वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, अगर मैं इसमें से फ्रीक्वेंसी को जो रिप्रेजेंटेशन है उसको अलग करूं तो ये क्या है, इसको मैं लिख सकती हूँ F इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू लैम्डा, ठीक है। इस करंट सिचुएशन में ये जो हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को हम ये म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो म्यू होता है, ठीक है, ये दोनों बराबर है, एफ से ही फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, या हम अपनी कन्वीनियंट के लिए मैं एफ लिख देती हूँ, वैसे इसको म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस इक्वेशन में नेक्स्ट हमने क्या किया है, हमने ये जो v है 2 साइन ए साइन 2 पाए, ये जो आगे हमारे पास म्यू है यानी कि फ्रीक्वेंसी है, वहां पे हमने ये v बाय लैम्डा पुट कर दी है, और आगे t है, t की भी वैल्यू पुट की है। अब t की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की है, हमारे पास एक और रिलेशन होता है कि जो डिस्टेंस है x, डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं x से, वो किसके इक्वल है, दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। किसी भी एक मखसूस लम्हे में जितनी उसकी वेलोसिटी होगी हम उसको कह देते हैं कि ये यहाँ पे उसकी पोजीशन है, और हम टाइम कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि इस वक्त ये अगर इधर है तो इतनी स्पीड से मूव करने के बाद इतनी देर को ये उधर चला जाएगा। ये भी हमारे पास एक रिलेशन है। इसमें से अगर मैं t को सेपरेट करूं तो क्या आएगा, t विल बी इक्वल टू x बाय v। ये मेरे पास आ गई है वैल्यू किसकी, t की। अब हमने किया क्या है, इक्वेशन नंबर 2 में
ये जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट की है और ये जो टाइम की वैल्यू कैलकुलेट की है, सिर्फ उन दोनों को पुट किया है। पुट करने के बाद क्या हुआ है, ये देखें, एक वी म्यू ऊपर था, एक म्यू नीचे था, यानी कि फ्रीक्वेंसी दोनों आपस में कट गए, तो बाकी क्या रह गया, ए साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। ठीक है, यहां से कट गया ना, ये एक्सिस के साथ मल्टीप्लाई हो गया और लैम्डा डिवाइड ही हो रहा है, तो इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके यूं लिख लिया। सिंपली जो हमारी जो जहाँ पे जो रेक्टेंगल ट्रायंगल बनी थी, उसमें से पी सी और पी बी की वैल्यूज ली, और हमें वो पता था कि उस रेक्टेंगल में जो एंगल बन रहा है वो साइन थीटा बनेगा। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू ओमेगा टी ऑलरेडी डिस्कस की है। फिर ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी 2 पाई वी। अब ये जो v है हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट क्यों कैसे जो हमने यहाँ पुट किया है कैसे आई, ये आपको बता दिया है। फिर टाइम की वैल्यू कैसे आई वो किया है, इन दोनों की आपस में कटिंग कर दिया, तो ओवरऑल हमारे पास जो एक एक्सप्रेशन आ गया है वो आ गया है a साइन 2 पाई एक्स लैम्डा एंड इट विल बी इक्वल टू द वेव फंक्शन। और ये किसके इक्वल है, वेव फंक्शन के, जिसको हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया, अब हमने ये जो इक्वेशन 4 आई है आपके पास, a साइन 2x एक्स ओवर लैम्डा, इसको डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब आप देखें, आपको पिछली क्लास में जो डेरिवेटिव लेने दिखाए थे, ये आपके पास है, इसमें आप डेरिवेटिव किसका लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अब क्या है, 2 पाई एक्स लैम्डा आया, ये कैसे आया है, अरे मैं पिछली वाली इक्वेशन यहाँ पे लिखती हूँ ताकि समझ आ जाए। ए साइन, हमारे पास है ए साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा, 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे अब हमने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया है, ये साई के इक्वल है, और डिफरेंशिएट क्या किया है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या होगा, डी वेव फंक्शन ओवर एक्स, ये हमारे पास ये जो लिखा हुआ है आ गया। ठीक है, अब ये जो 2 पाई लैम्डा, ये हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट के डेरिवेटिव नहीं लिए जाते इस इक्वेशन में, तो मैंने क्या लिख दिया, 2 पाई लैम्डा। डेरिवेटिव हमेशा वेरिएबल का लेते हैं, तो वेरिएबल हमारी करंट सिचुएशन में क्या था, ए साइन एक्स, उसका जब आपने लिया, आपको बताया गया था कि जो साइन है, ठीक है, साइन का जब आप लोग लोगे डेरिवेटिव तो क्या आएगा, अंडरस्टूड बात है कि क्या आता है, कॉज आता है। सिंपली ए कॉज 2 पाई एक्स वैसे ही रहा। ठीक है, 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। मैम जी जी, हमने कहा है कि 2 पाई ओवर लैम्डा जो है ये कांस्टेंट है, इसको साइड पे निकालिए है, तो फिर कोस के बाद दोबारा 2 पाई ओवर लैम्डा क्यों लिखा है? क्योंकि हम उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना टर्म को, यहाँ पे हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू, ये उसकी पूरी जो थीटा की वैल्यू है ना, इसको हम कर रहे हैं। यहाँ पे हमने इसको पहले इसलिए लिखा है कि ये कांस्टेंट टर्म है, इसको हम लोग इसका डेरिवेटिव नहीं ले रहे, इसको वैसे ही लिखा है। यहाँ पे अब मैम हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, इसलिए इसको लिखा है। मैम जी, मैम वो हमने पहले इसका तो ले लिया डेरिवेटिव, जो भी हमारे पास फंक्शन है, इसके आगे जो इसका एंगल है तो हम उसका अलग से डेरिवेटिव लेते होते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। तो अगर एक्स का हम डेरिवेटिव लें तो वो 1 आता है, हम्म, तो 1 लिख भी दें 2 पाई हम यहाँ पे ना ओवर, एंगल वो का वही डेरिवेटिव रह ले जाता है। रहे हैं, हाँ, तो हम वो शुरू लोग में आ जाएगा। साइन थीटा का डेरिवेटिव ले रहे हैं ना, ये सारी वैल्यू तो थीटा की हमारे पास आई है। हाँ असल जी। में तुम्हारे पास इक्वेशन है ए साइन थीटा, जी मैम। असल में तो असल में तो तो साइन थीटा है ना, ये तो सारी वैल्यू थीटा की है। जी मैम, आप सही कह रही हैं मैम, लेकिन जो इसका एंगल है ना, अगर हम उसका भी डेरिवेटिव अलग से लें तो देखें, वो एक्स का अगर डेरिवेटिव लेते हैं ना, तो हम्म, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1। वन, तो फिर उसकी वो कांस्टेंट ही बच जाती है, जैसे आपके कह रही हैं वो
उसको शुरू में ले आते हैं बस। बिल्कुल, अगर देखो इसके ऊपर कोई पावर तो है कोई नहीं, ठीक है, अगर तो अगर क्या। पावर होती, ये देखें एक्स के ऊपर टू होता, तो हाँ जी, एक्स का डेरिवेटिव लेते ये टू एक्स आता। टू टू एक्स आता। एक्स वो टू को हम टू से 4 पाई एक्स ओवर लैम्डा हम शुरू में ले आते फिर। क्या कह रहे हैं, हाँ जी। अगर मैम देखें 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा है ना, तो टू हम्म। एक्स के ऊपर उसकी पावर होती है टू। तो हम अगर हाँ जी, उसका एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं तो एक्स का टू एक्स की पावर टू का डेरिवेटिव लें तो वो टू एक्स होता है ना मैम। टू एक्स हो जाता। तो 2/2 4 पाई एक्स ओवर लैम्डा बन जाता है फिर ये सारी इक्वेशन। तो हम इसको शुरू में ले आते और आगे जैसे कह रही हैं वैसे लिख देते। लेकिन हम तो यहाँ पे इसकी एक्स की तो कोई पावर नहीं है ना, एक्स हाँ, तो अकेला था। यहाँ एक्स पे की तो पावर पावर मैम वन है, वो एक्स की वन हो पावर जाएगा। वन है। हाँ एक्स जी, की मैम पावर वन है तो वन पावर में वन वन है, माइनस करेंगे तो वो एक्स खत्म हो जाएगा। एक्स खत्म हो जाएगा। हाँ, तो वो वैसे ही पूरी इक्वेशन कांस्टेंट रह जाएगी, वो हम शुरू में ले आएंगे। दैट इज 2 पाई ओवर हाँ लैम्डा। जी, जी ऐसे यहाँ ही। पे बेसिकली हमारे पास एक्स है ना, इसकी कोई पावर नहीं है। तो हाँ जी, पावर रूल में यही था कि अगर किसी की पावर नहीं है उसको नहीं वन करो तो वो वन ही बचेगा, एक्स बचेगा। दैट विल बी जी, इक्वल टू वन, एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा। जी मैम। सिंपली यहाँ पे हमारा जो फोकस है ना वो थीटा के ऊपर ही है। जो जी ए मैम। साइन था उसका डेरिवेटिव लेके ए कोस आ गया है। अब इसके अगर हम दोबारा डिफरेंट इसको इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया है, सिंपली क्या किएंगे, ये जो डी साई डी ओवर एक्स था, ये डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, स्क्वायर लिया। अब हमारे पास यहाँ पे माइनस साइन क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि जो कॉज होता है उसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है, ये हमारे पास कांस्टेंट है, दैट विल बी इक्वल टू माइनस साइन। यहाँ पे हमने माइनस साइन लिखा है और बाकी जो सारी टर्म है वो ऐसे दोबारा कांस्टेंट आ गई है, ठीक है। वो क्यों आई है, वही वाली बात भी, अगर एक्स की तो कोई पावर नहीं है, पावर नहीं है तो वो क्या होगा, वन एक्स, और उसकी पावर जीरो है तो दैट विल होल टर्म विल बी इक्वल टू वन। यहाँ पे हम उसका स्क्वायर लिया है तो ये जो टू को टू से मल्टीप्लाई करें फोर, नहीं नहीं, पाई स्क्वायर एक्स, इसका डबल डिफरेंशिएशन लिया है इस पूरे टर्म की, ठीक है। इस पूरे टर्म की जब हमने ली है तो ये इक्वल आ गया है 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर एंड ए साइन, एंड अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स था तो 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। अब हमारे पास ये जो 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा, ये जो वैल्यू आ रही है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये इसके जो हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव है ये उसको रिप्रेजेंट कर रही है। हमें पता है कि वेव फंक्शन इक्वल है ए साइन 2 एक्स ओवर लैम्डा। ये पीछे हम लोगों ने ये इक्वेशन ड्राइव की थी जब हम लोगों ने यहाँ पे लैम्डास की वैल्यू पुट की थी कि ओमेगा टी और फिर ओमेगा में वेलोसिटी और टाइम की वैल्यू पुट की थी, तो वहां पे हमारे पास एक टर्म आई थी कि वेव फंक्शन इक्वल है ए साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। इसी इक्वेशन की जब हमने डबल डिफरेंशिएशन किया तो दोबारा से हमारे पास एक टर्म आ गई है ए साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा, जिसको हम साई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने सिंपली इसकी जगह क्या लिख दिया है, साई। सो द ओवरऑल इक्वेशन विल बी डी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर, अगली वाली टर्म माइनस 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर, और ये जो पूरी टर्म इक्वेशन नंबर 6 की ये जो पूरी टर्म है इसकी जगह हमने लिख दिया है वेव फंक्शन। और वेव फंक्शन कैसे कैलकुलेट किया था, ये जो हम लोगों ने रेक्टेंगल ड्रा की थी उसकी जो वैल्यूज आई थी वहां से हमने उसके अंदर उसको ऐड किया था। अब ये जो इक्वेशन है ये वन डायमेंशन के लिए है, क्यों, क्योंकि इसमें जो पोजीशन है वहां पे सिर्फ एक डायमेंशन एक्स डायमेंशन शो हो रही है, ठीक है। तो अब देखो वेव फंक्शन का क्या मतलब था, वो वेव फंक्शन का यही मतलब था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी वो किसके इक्वल आ रही है, वो हमारे पास यहाँ पे वेव फंक्शन के इक्वल आ रही है। जबकि जो हमारे पास लैम्डा है, लैम्डा क्या होती है, ये उसकी वेव की वेव लेंथ है। मैम एक चीज जी ये नहीं समझ आई मैम पिछली हम्म, स्लाइड में जी जी। कि जब हमने इसका डबल डिफरेंशिएशन लिया तो वो उसके ऊपर स्क्वायर स्क्वायर लग गया, लेकिन ए साइन के बाद वाली वैल्यू पे हमने स्क्वायर क्यों नहीं लगाया?
क्योंकि वो तो उसके डेरिवेटिव की वैल्यू है ना। देखो पहले जब हमने पहला किया था कि साइन 2 पाई एक्स लैम्डा का लिया था, ठीक है, तब हमारे पास आया था a cos 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा, ये वाली वैल्यू आई थी। अब हमने जब उसका स्क्वायर डिफरेंशिएशन किया है तो ये वैल्यू ऐसा कांस्टेंट आई है, जस्ट इस कॉज है वो कन्वर्ट हो गया माइनस साइन में। ठीक है मैम, आ गई समझ, थैंक यू। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 प्रोड्यूस हुई है, इसके अंदर ना हमारे पास दो चीजें हैं, एक हमें ये लैम्डा दैट इज वेवलेंथ, और एक हमारे पास है वेव फंक्शन। हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमने ये जो लैम्डा है वेवलेंथ है इसकी वैल्यू पुट करनी है। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऑलरेडी डी ब्रोगली इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। हमारे पास इधर साइज स्क्वायर लैम्डा का स्क्वायर है, आप सिंपली इक्वेशन का स्क्वायर ले लें, ठीक है। उसके बाद ये जो इक्वेशन 7 आई है वन डायमेंशन के लिए, इसके अंदर क्या किया है हम लोगों ने, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी है, दैट इज एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर वी स्क्वायर। जो चीज नीचे डिवाइड हो रही थी वो ऊपर जाके क्या कर गई है, मल्टीप्लाई कर गई है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास जो इक्वेशन बनी दैट विल इक्वल टू डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर वैसे ही माइनस 4 पाई स्क्वायर एच स्क्वायर साई वैसे ही, और ये जो m और v थे ये ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है, सिंपली। अब इस इक्वेशन को अगर हम लोगों ने स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वल के उस साइड ले जाएंगे और इसको किसके इक्वल कर देंगे, 0 के। तो ये जो हमारे पास एक इक्वेशन बनी है, ये कौन सी इक्वेशन बनी है, दिस इज द स्टैंडर्डाइज्ड इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन जो 0 के इक्वल होती है उसको हम क्या कह देते हैं, स्टैंडर्डाइज। हमने सिंपली जो अपनी रेक्टेंगुलर जो ड्राया हम किया था ट्राइंगल रेक्टेंगुलर, उसके अंदर जो वैल्यूज आई थी उनमें थीटास की वैल्यू पुट की, थीटा की वैल्यू में हमने फ्रीक्वेंसी और टाइम की वैल्यू पुट की, उसको हम लोगों ने डबल डिफरेंशिएट करके एक इक्वेशन को ड्राइव किया। उस इक्वेशन के अंदर जो वेवलेंथ थी, जो लैम्डा था, उसकी वैल्यू पुट की बाय यूजिंग द डी ब्रोगली इक्वेशन, और उसको सिंपली रीअरेंज करके हम लोगों ने दोबारा से एक इक्वेशन को ड्राइव कर लिया है। नेक्स्ट हमने क्या किया है, अब हमने इसके अंदर एनर्जी को पुट करना है। हम शुरू में ये बात पढ़ रहे हैं कि जो हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है वो क्या होती है, कि वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम एंड वेवलेंथ, उनके दरमियान एक रिलेशन है। हमने वेवलेंथ की बात कर ली, पोजीशन की भी जैसे हम कर रहे हैं कि एक्स है, वेवलेंथ जो है हमारे पास लैम्डा, उसको भी इंट्रोड्यूस कर लिया। अब अगला बात क्या आ गया, एनर्जी। एनर्जी, टोटल एनर्जी किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है v के। इनको आपस में कंपेयर करें, सिंप्लीफाई करें, तो हमारे पास क्या आ गया, एम वी स्क्वायर, ये जो 2 है ये इक्वल के उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया, और हमें सिर्फ चाहिए क्या, एम वी स्क्वायर चाहिए, तो इसका जो m है वो इधर आके डिवाइड हो गया है। तो यहाँ पे हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, वी स्क्वायर की। जो हमारे पास एम वी स्क्वायर है वहां पे हमारे पास वैल्यू आ गई है कि, और वो क्या है, वो हमारे पास है 2e माइनस वी डिवाइडेड बाय m। अब ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पे ड्राइव की है, आप ये देखें यहाँ पे भी तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर था, इस वी स्क्वायर के अंदर दोबारा से हमने वैल्यू पुट की है किसकी, जो हमारे हमने कैलकुलेट किया है बाय यूजिंग द टोटल एनर्जी। तो क्या हुआ, हमारे पास इक्वेशन बनी डी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर साई एम स्क्वायर। अब ये जो पूरी टर्म है आगे, बेसिकली ये पिछली इक्वेशन में हमारे पास वी स्क्वायर है जिसकी वैल्यू हम लोगों ने ये कैलकुलेट की है। यहाँ पे हम लोगों ने लिख दी दैट 2e माइनस वी डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे जो सिंपली जो ये m है, एक m डिवाइड हो रहा था, ये ऊपर स्क्वायर है, ये इसके साथ कटिंग हो गई है, तो बाकी जो रिलेशन बचा है वो क्या बचा है, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस ये 4 है, 8 कैसे बना है ये देखें, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 2 8 पाई स्क्वायर, एक m था, एक m से कैंसिल हो गया, m रहा एच स्क्वायर साई वैसे ही और e माइनस वी। तो ये एंड पे हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास वही इक्वेशन आ गई है जो हम लोगों ने शुरू में देखी थी, एंड दिस इज नोन एज द श्रोडिंगर
टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। ये हमारे पास टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है। टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो हमने कहा था कि थीटा की वैल्यू है वो हमने उसको बराबर किया था ओमेगा इंटू टी के, ठीक है। तो किसी भी एक लम्हे में टाइम डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि अगर टाइम चेंज होगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को क्या कर लेगा? चेंज कर लेगा। अगर वो यहाँ पे अभी एक्स एक्सिस में है तो हो सकता है किसी और लम्हे वो किसी दूसरे एक्सिस में मूव कर जाए। तो दिस इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टर्म ऑफ टाइम डिपेंडेंट। इसके अंदर जो याद रखने वाली बात है, आपने सिर्फ एक इसका फाइनल रिलेशन याद रखना है। आपको पता होना चाहिए इसके अंदर एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए टोटल एनर्जी को यूज किया है और वेवलेंथ की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए डी ब्रोगलीस को यूज किया है, ठीक है। इसके अलावा जो क्वांटम्स के रिलेशंस हैं कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट है, टाइम की वैल्यू कैसे कैलकुलेट है, इसको भी आपने लोगों ने अपने माइंड में रखना है। ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आई है ये तो आई है 1 डायमेंशन के लिए। अगर हम इसको 3 डायमेंशन के लिए लिखें, हम लिख सकते हैं। देखें क्या किया है, सिर्फ हमने डायमेंशंस को ऐड किया है। ये y डायमेंशन है और ये z डायमेंशन है, बाकी सारी इक्वेशन सेम है और ये बात आपको पहले भी बताई थी। उसके बाद हमारे पास लैप्लासियन ऑपरेटर है, ठीक है। अगर हम लैप्लासियन ऑपरेटर की वैल्यू कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है। लैप्लासियन ऑपरेटर की वैल्यू कांस्टेंट है, इसको डेल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यही वैल्यू है। आपने लैप्लासियन ऑपरेटर को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे अप्लाई करना है। लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था, हमने क्या करना है, ये वाला पोर्शन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का देखें। अगर मैं इसमें से साई को कांस्टेंट ले लूं तो बाकी जो तमाम वैल्यू बचती है ना वो बचती है इसके डेल स्क्वायर लैप्लासियन ऑपरेटर के। तो सिंपली इस इक्वेशन में डेल स्क्वायर लिख दिया है, ये साई वही जो कॉमन लिया था, बाकी तुम्हारी जो इक्वेशन है वो ऐसे ही आ गया है। तो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इन टर्म ऑफ लैप्लासियन ऑपरेटर। अगर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर अप्लाई किया है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की ये हमारे पास क्या है, एक वैल्यू है, ठीक है। अब इसकी भी वैल्यू कांस्टेंट है। इसको हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कैसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर अप्लाई किया था। ये भी एक थोड़ी सी डेरिवेशन थी। बहरहाल उसको करने के बाद एंड पे हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी, साई एच इज इक्वल टू साई ई। और ये जो रिलेशन है ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का टाइम इंडिपेंडेंट रिलेशन है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का टाइम इंडिपेंडेंट रिलेशन है। तो अगर आपको डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट में पूछा जाए तो अगर आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर्स वगैरह ऑपरेटर अप्लाई कर चुके हो तो जो इक्वेशन है वो टाइम इंडिपेंडेंट है और जो नॉर्मली ड्राइव हुई थी शुरू से वो हमारे पास टाइम डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे ऐसा कि आपको डेरिवेशंस तो नहीं दी जाएंगी पेपर में, कुछ कोई इनके अंदर से कोई छोटा मोटा पॉइंट पूछा जा सकता है। आप लोगों को इनकी वैल्यूज, इनके फॉर्मूलेस पता होना चाहिए कि लैप्लासियन ऑपरेटर की वैल्यू ये है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू ये है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में अप्लाई करें तो क्या रिलेशन बनेगा, क्या एक्सप्रेशन आएगा। हम लैप्लासियन ऑपरेटर को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में अप्लाई करें तो क्या एक्सप्रेशन आएगा। इन चीजों को अपने माइंड में रखना है। ये हो सकता है इसको कुछ बदला के पूछ दिया जाए, कोई चीज यहाँ से मिसिंग कर दी जाए, तो आप लोगों को एग्जैक्टली आंसर जो एक्सप्रेशन है, अब एग्जैक्टली जो फाइनल एक्सप्रेशन है उनके ऊपर ही आपका फोकस होना चाहिए। आगे जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। कोऑर्डिनेट आपको पता है कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट्स वो दो तरह के हैं। एक हमारे पास जो होते हैं वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं, दूसरे होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे ये अगर हम देखें, ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, एक जी एक्सिस है, ठीक है। ये जहाँ पे अगर मैं इनका रिलेशन लिखूं कार्टेशियन और जो हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं तो वहां पे हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यूज आ जाती हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के लिए। ये भी बकायदा एक डेरिवेशन है लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं करते, वी जस्ट फोकस ऑन द सिंपल इक्वेशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टर्म ऑफ लैप्लासियन ऑपरेटर, ये हमारे पास लिखी हुई है। और ये हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 3 डायमेंशन, उसका फाइनल एक्सप्रेशन लिखा है।
इसके अंदर अगर आप लोगों को ये जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, इसके अंदर आप क्या करें, आप ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है इनको पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करें, तो आपके पास फर्दर एक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब आपका काम क्या है, आपने ये रिमाइंड रखना है कि जो एक्स एक्सिस है उधर क्या वैल्यू थी, वाई एक्सिस की क्या वैल्यू थी और जी एक्सिस की क्या वैल्यू थी। वाई एक्सिस की वैल्यू आई है आर साइन थीटा कॉस पाई, वाई की आई है आर साइन थीटा साइन पाई, और जी की आई है आर कॉस थीटा। अब अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 फंक्शन है, एक आर है, एक हमारे पास थीटा है और एक हमारे पास फाई है। ये 3 तरह के फंक्शन है। जो जी है वो उसमें वैल्यू आर कॉस थीटा, वाई आर साइन थीटा साइन फाई और एक्स इज इक्वल टू आर साइन फाई कॉस थीटा, ये मेरे पास आ गई है। इन वैल्यूज को आप लोगों ने सिंपली इधर एक्स वाई जी के अंदर 1 बाय 1 करके पुट किया है, तो एक डेरिवेशन करने के बाद हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आता है ना, वो कुछ इस इक्वेशन की फॉर्म में आता है, ये जो आपको कलरफुल नजर आ रही है। अब ये जो इक्वेशन है ये बड़ी यूजफुल इक्वेशन थी। इस इक्वेशन को बेस रख के जो क्वांटम नंबर्स हैं वो डिराइव हुए हैं। ठीक है, ये सारी डेरिवेशंस हैं, हम इसको स्किप कर देते हैं। ये इक्वेशन की भी डेरिवेशन है, उसको भी मैंने स्किप कर दिया है। बस आप लोगों ने इनकी वैल्यूज याद रखनी है। इनको जब हमने पुट किया है तो ये इक्वेशन ड्राइव हुई है, और यहाँ पे इस इक्वेशन को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है, एज हमने उधर देखा था ना कि E माइनस वी लिखा है, V पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहाँ पे जो V है उसकी पर्टिकुलर वैल्यू है जो मेरे पास कितनी है, वो है माइनस ई स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, तो सो ओवर आर टर्म क्या है, प्लस। अब ये देखें, ये जो रेड पोर्शन है बेसिकली ये हमारे पास क्या था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, ये मेरे पास था डी साई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट की, तो ये जो पूरी टर्म है ये रिप्लेस हो गई है इससे। इसी तरह ये जो ब्लू कलर में है, यहाँ पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में क्या लिखा हुआ था, हमने लिखा था डी साई डी वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको जब हमने y की ये वाली वैल्यू पुट की तो ये आ गया। फर्दर जो ग्रीन कलर का पोर्शन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है डी साई ओवर डी जी स्क्वायर को, और उसकी z की वैल्यू क्या है, आर कॉस थीटा। ठीक है, तो इसकी भी हमने डेरिवेशन, अब हम इसकी नहीं करते क्योंकि फिर ये बहुत लंबा हो जाएगा। आपने जैसे इसका फाइनल एक्सप्रेशन देखना है, लेकिन अगर आप अब इस इक्वेशन के अंदर गौर करें, ठीक है, तो हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो क्या है, एक्स का जो फंक्शन है वो आर आया है, वाई का फंक्शन हमारे पास थीटा आया है, और जो हमारे पास जी का फंक्शन है वो हमारे पास फाई आया है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स थे आर, थीटा और पाई, इन तीनों कोऑर्डिनेट्स की मदद से नेक्स्ट हम लोगों ने क्वांटम नंबर्स को डिराइव किया था। ठीक है, इसमें ये जो आपके पास आर है, ठीक है, इसने किसको डिराइव किया था, इसने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किया था। थीटा ने हमारे पास किया था एजीमुथल क्वांटम नंबर को, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एल नहीं सही लिखा गया, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो फाई है इसने क्या किया था, इसने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। तीन क्वांटम नंबर ड्राइव्ड हुए हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट से। इनके बकायदा सॉल्यूशन है, ये इक्वेशन आई इन टर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट, इसको 1 बाय 1 इनके पोर्शन को सॉल्व किया गया। पहले इस पोर्शन को सॉल्व किया गया आर वाले को, तो क्वांटम नंबर ओरिजिनेट हुआ जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जब ब्लू वाले का सॉल्यूशन निकाला गया तो क्या हुआ, हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर आया, और जब हम लोगों ने लास्ट वाले के सॉल्यूशन निकाला तो हमारे पास क्या आ गया, मैग्नेटिक नंबर आ गया, क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये क्वांटम नंबर ओरिजिनेट हुए थे। आप लोगों के याद रखने की क्या बात है, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी क्वांटम नंबर के डेरिवेशन का जो फंक्शन था वो क्या था। प्रिंसिपल के लिए n था, और हमारे पास जो एजीमुथल के लिए हमारे पास थीटा था, और m जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए क्या था, फाई था।
ये 3 हमारे पास फंक्शन है और इन तीनों ने आगे से हमारे पास डिफरेंट क्वांटम नंबर्स को ड्राइव किया था। ये इनका आगे जो सॉल्यूशंस हमें निकला था कि क्या है, ये देखें, साई यानी कि वेव फंक्शन, आर, थीटा या फाई, ये वेरिएबल्स नहीं है तीनों। इनका क्या हमारे पास आया, आर का आर था, थीटा का थीटा, फाई का फाई था। और इन लोगों ने इन तीनों ये जो हमारे पास फंक्शंस आए हैं, साई हमारे पास एक ऑपरेटर था, इस पे जब हमने अप्लाई किया तो हमें क्या आया, हमारे पास 3 क्वांटम नंबर ओरिजिनेट हुए। आर ने हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है, एल ने हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर दिया है, और हमारे पास जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो हमें किसने दिया है, वो फाई ऑफ वेव फंक्शन ने दिया है। तो यहाँ पे जो अगर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट में कोई याद रखने की बात है तो वो इस स्लाइड पे आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है। ये आपको बहुत क्लियर कट बता देगी कि आपने एग्जैक्टली याद क्या रखना है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट में से। नेक्स्ट हमारे पास क्वांटम नंबर है। क्वांटम नंबर डिफाइन कैसे होते हैं, द नंबर ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू दैट गिव द एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन टू द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम आर कॉल्ड क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर एक न्यूमेरिकल वैल्यू का सेट था और इसने जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया था हाइड्रोजन एटम के लिए तो हमारे पास क्वांटम नंबर ओरिजिनेट हुए थे। हमारे पास जो क्वांटम नंबर हैं वो बेसिकली हमें बताते क्या है, वो हमें कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन बताते हैं एक इलेक्ट्रॉन की। जैसे अगर हमारे पास 4 क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल हमें क्या बताता है, उसकी लोकेशन के भाई ये कौन से ऑर्बिट में प्रेजेंट है, 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, उसकी शेप बताता है, आइदर इट इज राउंड, इट इज स्फेरिकल, क्या शेप है वो हमें एजीमुथल बताता है। क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, हमें उसकी ओरिएंटेशन बताता है। स्पिन क्वांटम नंबर हमें उसका स्पिन का बताता है कि आइदर इसकी जो स्पिन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये डिफरेंट क्वांटम नंबर ओरिजिनेट हुए थे कहाँ से, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। क्वांटम नंबर है क्या, क्वांटम नंबर से हमें पता क्या चलता है, एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पता चलती है इलेक्ट्रॉन की कि वो एक एटम के अंदर उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, उसकी जो पूरी मालूमात है कि क्या है। आप कह सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन का जो आईडी कार्ड होता है ना वो उनके क्वांटम नंबर्स होते हैं। क्वांटम नंबर्स को देख के हम बता सकते हैं कि भाई एक इलेक्ट्रॉन इस वक्त कहाँ पर पड़ा हुआ है। इसके आगे हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं तो हमें पता चलेगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डोनेटेड द प्रिंसिपल शेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग। तो हमें पता है अगर वो n1 है तो क्या होगा, पहला शेल है, n2 है तो दूसरा, 30 है तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। इट्स रिप्रेजेंट द एनर्जी एवरेज साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, आपको पता है इसको हम एक तो n से डोनेट करते हैं और इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी है। कैसे, रिमाइंड करें कि जब हम लोगों ने बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ा था और उसके अंदर जब हमने रेडियस कैलकुलेट किया था, हमने क्या कहा था कि जो रेडियस है वो किसके इक्वल किया था, एक हमारे पास कांस्टेंट था, ठीक है, और उसके बाद हमने कहा था कि अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें n से स्क्वायर से तो ये n हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था। तो ये उसकी इंपॉर्टेंस है। इसी तरह जब हमने एनर्जी कैलकुलेट की थी वहां पे भी हमने कहा था कि एक हमारे पास कांस्टेंट है और अगर हम उसको डिवाइड कर देते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से तो हमें किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी का पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बता रहा है, प्रिंसिपल शेल बता रहा है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसकी वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, ये 1 से शुरू होके इन्फिनिटी हो सकती हैं और मोस्टली ये हम लोग 1 to 7 तक इनको करते हैं। और जो लेवल्स हैं उसको डोनेट किससे करते हैं, LMNOP Q। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट है, कुछ सही नहीं ड्रॉ हो रहा, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये पहला वाला मेरे पास K है, दूसरा वाला मेरे पास L है, तीसरा वाला M हो जाएगा। देन जैसे जैसे हम 7 तक मूव करेंगे तो हमने उनको नाम दे दिया किससे, KLMNOPQ। लेकिन अगर ओवरऑल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम डोनेट करते हैं तो हम स्मॉल n से करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है, उसका जो फार्मूला है वो क्या है, 2n², ठीक है। अब आप देखें
अगर के सब शेल के लिए आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं, आप क्या करें, यहाँ 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो 2 1 is 2, 2 2 are 4। इसी तरह अगर आपके पास n2 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे एल सब शेल में, 8 18 32। तो ये हमें जनरल पता है कि भाई पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 आएंगे, ठीक है। फिर इस तरह जो तीसरा जो अगर हम पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग देखें तो तीसरे में भी फिर 8 ही आते हैं, और वो जो पीरियड्स हैं उसमें। लेकिन अगर हम एक जनरल ट्रेंड देखें कि मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में आएंगे वो हमारे पास 2 होते हैं और मैक्सिमम 32 होते हैं। अब ये आए कैसे हैं, ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला है इसकी मदद से आए हैं। अब जैसे आपने n की वैल्यू चेंज करना है, 1 के लिए क्या लिखा, 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1, तो 2 1 is 2 2। जब मैंने यहाँ 2 पुट किया, 2 2 are 4, 2 का स्क्वायर लिया 4 आया, 4 2 are 8। जब मैंने 3 पुट किया, 3 का स्क्वायर लिया क्या आया 9, 9 2 are 18। जब मैंने 4 किया यहाँ पे तो 4 2 are क्या आया मेरे पास, 4 का स्क्वायर लिया 16, 16 2 are 32। तो ये जो हमने इलेक्ट्रॉन काउंट किए हैं के एल एम एन शेल्स में, ये हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किए हैं। और ये फॉर्मूला हमें कैसे पता चला है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में डिफरेंट आपके पास प्रिंसिपल शेल्स है, के एल एम एन। अगर मैं आपको पूछूं, फर्ज करो पेपर में पूछती हूँ कि व्हाट एम रिप्रेजेंट द डैश प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, तो आपको पता होना चाहिए कि m तीसरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड आई टेल यू दैट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n सब शेल। तो आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर 13 है। आप इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप ये जो फॉर्मूला है इसको रिमाइंड में लेकर आए। सिर्फ n की वैल्यू आपको बताई जाए, फार्मूला पता हो तो आप रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो बात है ये याद रखने की है कि के एल एम एन में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और के कौन से जो प्रिंसिपल शेल को रिप्रेजेंट करता है, एल कौन से प्रिंसिपल शेल को रिप्रेजेंट करता है, एम एन एटसेट्रा, ठीक है। इसी तरह जैसे के एल एम एन ओ है फर्ज करो, तो वो 5 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर है। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का भी कहते हैं, और ये हमें क्या बताता है, ये हमें शेप बताता है किसी भी ऑर्बिटल की। और ये किस से डोनेट होता है, ये एल से डोनेट होता है, और जिसकी वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इन एन ऑर्बिट, ठीक है, कि कितने नोड्स बने हैं। नोड्स क्या होते हैं, ये एक हमारे पास मैम ऑर्बिटल है स्फेरिकल जी। मैम आज के लिए इतना काफी है, अच्छा, ये कल कर लेंगे वरना भूल जाएगा पिछला भी। मैथमेटिकल डायमेंशन जो पढ़ानी थी वो बहुत ज्यादा टफ थी मैम। हम तो हैं भी बायो के, हमें समझ ही बहुत मुश्किल आ रहा है ये सब्जेक्ट। चलो भाई सोके ठीक है, अगर यहाँ तक ही पढ़ना कोई बात नहीं, जितना इजीली पढ़ सकते हैं हम उतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ पढ़ना है। अगला दौड़ और पिछला छोड़ करें तो